गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग साइंस के टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह सीरीज़ आपके लिए। यह बिहार दरोगा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार दरोगा के पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन हैं उसमें से ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और ये वैसे क्वेश्चन हैं जो एक से अधिक बार रिपीट किए जा चुके हैं, और ये बिहार के अन्य एग्जामिनेशन में भी पूछे जा चुके हैं। बिहार और अन्य अन्य जो आपके रेलवे हो गए या फिर एसएससी हो गए, इसमें भी ये क्वेश्चन ये रिपीटेड है। तो इस हिसाब से ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात बता दूं, अगर आप पटना हाई कोर्ट के लिए भी अपीयर हैं या फिर बीएसएससी जो 10+2 के एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। ठीक है, तो किसके संघनन से बनता है बेकेलाइट? तो ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन डी सही होगा। देखेंगे संघनन होता क्या है। संघनन यानी कंडेंसेशन, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन। गैस से सीधा द्रव रूप में परिवर्तन को कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। किस रूप में जमा होती है? तो ये जमा होती है, ऑप्शन डी सही होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। याद रहेगा। देखेंगे ग्लाइकोजन होता क्या है। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही पॉलीसेकेराइड है, जो कि कवक और जीव में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन यानी सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए सही होगा, ऊर्ध्वपातन। इसे सब्लिमेशन प्रोसेस भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उदाहरण में देख लो, कपूर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ये वैसे पदार्थ होते हैं जो कि ठोस से सीधा गैसियस स्टेज में पहुंच जाते हैं, सीधा वाष्पीकरण हो जाता है। तो ये सभी उदाहरण हैं ऊर्ध्वपातन के। याद रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। पौधे जो कि नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। और इसके अलावा देखेंगे ऑप्शंस में आपका जीरोफाइट है। तो जीरोफाइट वैसे पौधे होते हैं जो कि बहुत ही शुष्क स्थानों पर जीवित रहते हैं, जैसे नागफनी का पौधा। डेजर्ट प्लेस, मरुस्थलीय प्लेस, जो मरुस्थलीय जगह होती हैं वहाँ पर उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स के उदाहरण है वैसे पौधे जो कि पानी में रहते हैं। और नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन पौधों को क्या कहते हैं? उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं क्या हैं? तो ये होते हैं सल्फोनेट होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ब्रोमीन होती है क्या होती है ब्रोमीन? तो हम लोगों को पता है ये नॉन मेटल है और ये तरल अवस्था में होता है, लिक्विड फेज में होता है। ठीक है, ये लिक्विड फेज में होता है, तो गैस तो होगा नहीं। तो ये तो ऑप्शन ए से भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी गैस है, ये भी कट गया। लाल द्रव्य होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही होगा। भूरे लाल रंग का होता है, तरल होता है ब्रोमीन। बी आर इसके सिंबल्स हो गए, और ये रूम टेम्परेचर पे भूरे लाल रंग की होती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ब्रोमीन एक धातु है जो कि कमरे तापमान पे तरल होती है, तरल यानी लिक्विड फॉर्म में होती है। याद रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? कंपोजिशन क्या होता है पीतल का, यह पूछा गया है। तो इनका कंपोजिशन होता है, ऑप्शन डी होगा, तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें तांबा यानी कॉपर की मात्रा 30% होती है, और जिंक की मात्रा, जिंक यानी जस्ता की मात्रा 70% होती है। तो ये भी कंपोजिशन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सी है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सहायक विटामिन है विटामिन के। याद रहेगा, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। लाल रक्त कण आरबीसी जिसे कहते हैं, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, याद रहेगा। अस्थि मज्जा में बनता है। इसके अलावा देखना, लाल रक्त कण होते हैं
उनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखो, लाल रक्त कण जो होते हैं इनका निर्माण तो होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है, लेकिन ये नष्ट कहाँ पर होती हैं? तो ये नष्ट होती हैं पील्हा में। पील्हा और यकृत है, यकृत दोनों जगह है जहाँ ये नष्ट होती है, ठीक है। पील्हा जिसे स्प्लीन भी कहते हैं, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो याद रहेगा तीनों पॉइंट, तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। अम्लीयता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, ये पूछा है अगर ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाए, एसिडिक हो जाए ब्लड ज़्यादा, तो अम्लीयता बढ़ जाए तो हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है, वो बढ़ जाती है, हृदय गति क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। सीरा में स्रावित होने वाले रक्त का रंग होता है, ठीक है, कौन से रंग का होता है सीरा में स्रावित होने वाले रक्त का रंग? तो वो बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसमें दूसरी पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वो दूसरी होती है अग्नाशय। ऑप्शन बी सही होगा, याद रहेगा। अब देखो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, लीवर है। लीवर दिया है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? अग्नाशय, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, याद रहेगा ना। पिट्यूटरी जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और कहाँ पे रहती है? तो ये मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क के पिछले भाग में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों को याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। मनुष्य में कितना पित्तरस, जिसे बाइल जूस भी कहते हैं, प्रतिदिन बनता है? कितना बनता है? तो 500 से 1000 ml बनता है। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। पीएच मान होता है इसका 7.7। देखो कहीं कहीं पे ना मैंने देखा, देखो जैसे आयोग ने तो ऑप्शन ए सही ठहराया है, लेकिन कहीं कहीं पे होता है क्या कि आपको ये भी दिया रह सकता है 400 to 1000 ml, या कहीं पर 600 to 1000 ml दिया रहता है। तो आप ये 1000 को ही बेस मान कर चलना, ये तीनों ही सही ठहराया है विभिन्न एग्जामिनेशन में। एसएससी में तो 400 से 1000 ml को सही ठहराया है, आपके आयोग ने 500 से 1000, तो इसे ध्यान रखिएगा, 1000 ml को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। अमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? कितनी होती है लंबाई? तो देखो ये लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच की होती है, तो 30 सेंटीमीटर को सही रखेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, याद रहेगा। और ये एक थैले के आकार की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? किस पदार्थ से होता है? तो ये क्रोमेटिन से होता है। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, याद रहेगा। देखेंगे गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसे जीनोम कहते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कैसा सीरीज रहा। यह अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।